हेलो एवरीवन, सिविल स्टैप के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम अपने स्थापना सीरीज के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे लेक्चर की मदद से आप प्रीलिम्स के लिए इंडियन पॉलिटी की तैयारी काफी आसानी से कर पाएंगे और काफी सरलता से इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी यूजफुल हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप क्विज के फॉर्म में अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। स्थापना सीरीज का सारा लेक्चर आपके प्रीलिम्स के स्टैटिक पोर्शन की तैयारी के लिए काफी यूजफुल है। इन सारे लेक्चर को देखें और अपने प्रीलिम्स की तैयारी को आसान करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला सवाल है, How many high courts in India have jurisdiction over more than one states? Union territories not included. आपको यह बताना है कि भारत में कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक से ज्यादा स्टेट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। ये काफी फैक्चुअल सवाल है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। 2008 में यह सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इसका आंसर है 3। 2008 में इसका आंसर 3 था, लेकिन अभी इसका आंसर 4 हो चुका है। वो कैसे? बिकॉज उसके बाद तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, और जो हैदराबाद हाई कोर्ट था वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के जुरिस्डिक्शन को देखता है। तो इस तरह से इसका आंसर अब 4 है, लेकिन 2008 में इसका आंसर 3 था, इसलिए मैंने दोनों आंसर में दे रखा है। आप देख सकते हैं ये फैक्चुअल सवाल था। अगर नहीं पता था तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके डिटेल को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के हर राज्य में एक हाईकोर्ट की मान्यता देता है, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह इंट्रोड्यूस किया गया कि एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों का जुरिस्डिक्शन देख सकता है और एक से ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का भी जुरिस्डिक्शन देख सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। भारत में अभी 24 टोटल हाईकोर्ट हैं, जिसमें से 4 कॉमन हाईकोर्ट हैं। 4 सिर्फ स्टेट के लिए है, लेकिन और भी हाई कोर्ट है जिनका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का कॉमन जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास हाई कोर्ट है और इसे 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, आई मीन यूनियन टेरिटरीज के सेंस में। अगर चाहे तो किसी भी यूनियन टेरिटरी को ऐड कर सकता है किसी हाई कोर्ट के साथ, या किसी भी यूनियन टेरिटरी को हटा सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। यह लिस्ट है, इसमें आप देखिए हैदराबाद के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का जुरिस्डिक्शन है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव इनका जुरिस्डिक्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट के पास वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिस्डिक्शन है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस पर सवाल भी पूछा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जुरिस्डिक्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा, मणिपुर के पास अपना हाई कोर्ट है, सिक्किम के पास अपना हाई कोर्ट है। केरला के पास केरला और लक्षद्वीप दोनों का जुरिस्डिक्शन है। मद्रास के पास तमिलनाडु और पौंडीचेरी का जुरिस्डिक्शन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके पास पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इन सब का जुरिस्डिक्शन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे आप ध्यान रखिए, बिकॉज यूपीएससी डेफिनेटली इस लिस्ट से सवाल पूछ सकता है और पहले भी सवाल इस लिस्ट से पूछा जा चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे आपको याद करना ही होगा। अभी जो हमने डिस्कस किया इस पे 2003 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी हमने डिस्कस किया है कि कोलकाता हाई कोर्ट के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। तो देखिए यूपीएससी अपने कॉन्सेप्ट्स और सवाल रिपीट करती है, मैं आपको बार बार बताता हूं, इसलिए सारे ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इन्हें एक भी कॉन्सेप्ट को आपको भूलना नहीं है, बिकॉज यूपीएससी कभी भी इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर सकती है। तो इसका आंसर है बी, कोलकाता। अभी हमने जो डिस्कस किया इसी पे यूपीएससी ने 2006 में असर्शन रीजन फॉर्म में एक सवाल पूछा है। इस सवाल को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। असर्शन है, इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी। रीजन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। जो पहला स्टेटमेंट है यह गलत है। हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया है भारत में बस 24 हाई कोर्ट हैं और स्टेट 29 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर हाई कोर्ट के पास अपना हर स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है रीजन, यह बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से हमने यह चेंज किया था कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट का जुरिस्डिक्शन देख सकता है। तो आपका आंसर होता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आंसर है डी। अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से सवाल को पढ़ना है और तब सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
अभी जो हमने डिस्कस किया है इसी पे एक और सवाल यूपीएससी ने 2005 में पूछा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया कि भारत में बस 24 हाई कोर्ट हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो भारत में 25 हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैज द कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है, हमने अभी इसे डिस्कस किया है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। अभी हमने डिस्कस किया है कि दिल्ली इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है 2 और 3, मतलब कि ए। आगे देखते हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है इसी पे यूपीएससी ने 2001 में एक सवाल पूछा है, इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है देयर आर 18 हाई कोर्ट्स इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी हमने डिस्कस किया है कि भारत में बस 24 हाई कोर्ट है, 18 नहीं है। तो आपका स्टेटमेंट 1 अगर गलत है तो ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। जो सेकंड ऑप्शन है 3 ऑफ देम हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था तभी, बिकॉज 2001 में 3 ऐसे हाई कोर्ट थे जिनके पास सिर्फ स्टेट का जुरिस्डिक्शन था, लेकिन और भी हाई कोर्ट थे जिनके पास स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों का जुरिस्डिक्शन था। तो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। आगे हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर इस स्टेटमेंट पे आएंगे। नो यूनियन टेरिटरी हैव हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो अगर थर्ड गलत हो जाता है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है 4। तो यूपीएससी में हमेशा आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना होता है, तो यहां बेस्ट पॉसिबल 4 होगा, बिकॉज सेकंड के बारे में आप श्योर नहीं है कि सिर्फ स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है या स्टेट या यूनियन टेरिटरी दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन जो हाईकोर्ट के जजेज होते हैं वो 62 साल की आयु तक अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ओनली 4D। अच्छा सवाल था, यूपीएससी ऐसे सवाल देती है जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट में कंफ्यूजन होगा, तो हमेशा आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है यूपीएससी के पेपर में। इसे आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। जजेज के टेन्योर को समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाईकोर्ट के जजेज का टेन्योर फिक्स नहीं किया है, लेकिन कुछ प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि जजेज 62 साल की आयु तक अपनी ऑफिस होल्ड कर पाएंगे और इससे रिलेटेड किसी भी डिसीजन को प्रेसिडेंट फाइनल करेंगे। उम्र से रिलेटेड कोई भी डिसीजन प्रेसिडेंट द्वारा फाइनल किया जाएगा। साथ ही साथ हाईकोर्ट के जज कभी भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देके ऑफिस खाली कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन ऐसे रिमूवल सिर्फ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे किया जा सकता है। इसे हम आगे डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है हाई कोर्ट से, तब उसकी ऑफिस खाली हो सकती है, या किसी और हाई कोर्ट में उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है तब उसका पद खाली हो सकता है। तो ये जजेस के टेन्योर से रिलेटेड फैक्ट्स है, इन्हें आप ध्यान रखें। कभी भी यूपीएससी स्टेटमेंट के फॉर्म में इनसे सवाल पूछ सकती है। आपका अगला सवाल है द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू। 2002 में यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जजेज की सैलरी और अलाउंसेस कहां चार्ज किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, सी है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और डी है कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। यह फैक्चुअल सवाल है, अगर इस फैक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में चार्ज किया जाता है, जिस स्टेट में हाई कोर्ट होता है और जिस स्टेट में उसका जुरिस्डिक्शन होता है उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से चार्ज किया जाता है। और अगर एक हाई कोर्ट का दो स्टेट का जुरिस्डिक्शन है तो दोनों स्टेट के कंबाइंड कंसोलिडेटेड फंड में उसे चार्ज किया जाता है उनकी सैलरी और अलाउंसेस। तो इसे आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आपका आंसर है बी। जजेस की सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेज, लीव, पेंशन, ये सब पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड किया जाता है, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट के बाद पार्लियामेंट उनके डिसएडवांटेज में इसे चेंज नहीं कर सकता है। मतलब उनकी सैलरी नहीं घटाई जा सकती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तब जजेज की सैलरी घटाई जा सकती है। यूपीएससी ये सवाल पूछ सकता है कि क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय जजेज की सैलरी घटाई जा सकती है, तो आंसर होगा हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय में जजेज की सैलरी घटाई जा सकती है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। जजेज की सैलरी और अलाउंसेज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं, लेकिन उन्हें जो पेंशन मिलता है आफ्टर उनके रिटायरमेंट वो चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जिस समय वो स्टेट के हाई कोर्ट के जज हैं उस समय स्टेट में चार्ज होगा, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है।
हाई कोर्ट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं और जो भी एक्सपेंसेज होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में चार्ज होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस सब को आपको ध्यान रखना है। आपका अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यह है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को उनके पद से हटाया जाता है, वही मोड से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। यह पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस अ परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई परमानेंट हाई कोर्ट का जज है तो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज वह सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है या किसी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इसका आंसर है ओनली वन, मतलब कि ए। हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें तभी हटा सकते हैं जब पार्लियामेंट ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करती है, और पार्लियामेंट में ऐसे रेजोल्यूशन हमेशा स्पेशल मेजॉरिटी से पास होते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि टोटल जो मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग करनी चाहिए। और ऐसे अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तभी किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, और उनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन सिर्फ दो चीजों पे लाया जा सकता है, एक प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरी इनकैपेसिटी। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ऐसे ही हटाया जाता है। तो जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिटायरमेंट के बाद जजेज किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट में। किसी अन्य हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी लोअर कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको ध्यान रखना है। किसी स्टेट के चीफ जस्टिस, अगर किसी स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अगर सर्व करना है सेम कोर्ट में तो उन्हें वह बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा किसी भी रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट के प्रीवियस कंसेंट के बाद होना चाहिए। प्रेसिडेंट अगर कंसेंट देते हैं कि हाँ बुलाया जा सकता है किसी रिटायर्ड जज को, तभी बुलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो इसे आपको ध्यान रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी जो हमने डिस्कस किया इसी पे यूपीएससी ने एक और सवाल 2006 में पूछा है, इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, अ पर्सन who has hold office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except of the Supreme Court। अभी हमने डिस्कस किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी अन्य हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है। अब देखिए कैसे यूपीएससी प्ले करती है, सिर्फ एक पार्ट दिया सेकेंड पार्ट हटा दिया, आपको कंफ्यूजन होगा कि हाँ यह शायद सही है, लेकिन नहीं। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि पूरा स्टेटमेंट है कि नहीं। जब तक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉशियस रहना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप आधा स्टेटमेंट पढ़ें और उसे सही मान ले, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं, ए पर्सन इज नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन इंडिया अनलेस ही हैज फॉर एट लीस्ट 5 years होल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यह है कि अगर हाई कोर्ट का जज तभी बनेगा कोई भारत के किसी अन्य जुडिशियल ऑफिस में वो 5 साल तक काम कर चुका हो इंडिया के अंदर। तो इसको ध्यान रखना है, यह 5 साल नहीं है, यह 10 साल है। अगर 10 साल तक वो कोई जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करता है तभी वो हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस तरह से आपके दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं। आपका आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उसे एक बार क्विकली समझ लेते हैं। पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरा है वो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक कोई ऑफिस होल्ड कर रखा हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। या और है, आप देखिएगा इसमें से और इसमें से कोई एक होना चाहिए, वो किसी भी हाई कोर्ट का 10 years तक एडवोकेट होना चाहिए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का लॉयर होना चाहिए या 10 साल तक किसी भी जुडिशियल ऑफिस में पद होल्ड करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 10 years यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है 5 years देकर के, जैसा कि पहले किया था। एक और चीज यहां ध्यान देने की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हाई कोर्ट के जज बनने का मिनिमम एज नहीं डिसाइड किया गया है। मिनिमम एज के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है।
बस क्वालिफिकेशन दिया गया है, मिनिमम एज की कोई बात नहीं की गई है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है या 30 ईयर है, बट ऐसा नहीं है, कोई मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं हमारे इस सीरीज से आपको प्रीलिम्स की तैयारी करने में कैसे मदद मिल रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट civilstep.com पे विजिट कर सकते हैं, वहां से इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो अपना वहां स्कोर भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।